अच्छा जी। सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना होता है ना, अपनी प्रोफाइल को ना 100% कंप्लीट करना होता है। उसके बाद जो मेन जो चीज़ होती है ना, अभी आप लोगों के पास है, आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो वगैरह किस तरह ऐड करना है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने अपना प्रोफाइल जो पोर्टफोलियो है ना, उसको ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा ऐड कर दें, और ये कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट 4 से 5 ना, जो जो आपकी मतलब नीश है ना, उसके मुताबिक आपने जो जो स्किल्स हैं, हर स्किल्स का एक एक लिखते बनाते जाइएगा। जिस तरह मैं ना अब आजकल करियर कोचिंग कर रहा हूँ, तो जिसमें ना मैं रिज्यूम्स वगैरह के ऊपर मोस्टली मेरा फोकस इसी तरफ है ना। तो उसके लिए मैंने जिस तरह ये कैटलॉग बना दिया है, तो इसी तरह हर आपकी जितनी जितनी स्किल्स है ना, इसके ऊपर ना आप कैटलॉग्स बनाते जाएं। अब भी बच्चे को ये क्वेश्चन होता है कि सर हमने काम तो अभी किया नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो हम अपनी पोर्टफोलियो किस तरह ऐड करें। तो पोर्टफोलियो का जो सबसे इसका बेस्ट तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आप इंटरनेट से उठा सकते हैं, ठीक है ना। आप फ्री पिक जो सबसे जो अच्छी वेबसाइट्स है वो ग्राफिक के लिए आजकल जा रही है, वो फ्री पिक जा रही है, वहाँ पे हर चीज़ वेक्टर में पड़ी होती है। वहां से आप एचडी में इमेज उठा लें, या फिर आप लोगों के पास एक और वेबसाइट है unsplash.com, तो वहां से उठा लें। तो आप ये ना टेंशन लें कि इसमें मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। जो सबसे पहले मैंने आपको बताई है ना, वो फ्री पिक बताई है, ठीक है ना, freepik.com। तो ये बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग ग्राफिक का काम करना चाह रहे हैं ना। इस वैसे ये मैं वेबसाइट्स के ना नाम आप लोगों को मेंशन कर दूंगा। अभी नेट स्लो है, तो शायद इस वजह से ना वेबसाइट सही से ओपन नहीं हो रही। ये मैं आपको टेक्स्ट हाँ वगैरह कर ठीक दूंगा। ठीक है, ठीक है, जैसे हाँ, ओके। ये जो बेहतरीन वेबसाइट है ना, वो ये फ्री पिक है, और unsplash.com है। unsplash.com से आपको हर तरह की पिक्चर्स जो है ना एचडी क्वालिटी में मिल जाएंगी। वो आप लोगों ने वहाँ से उठा लें, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें वो आप कैनवा से लिख सकते हैं। कैनवा तो फ्री है, और उससे जो बेस्ट तरीका है वो आप इधर फोटोशॉप पे चले जाएं या फिर इलस्ट्रेटर पे चले जाना, जिस तरह भी आप लोगों को है। तो वहाँ से आप लोगों ने अपना कैटलॉग बना लेनी है, ठीक है। और इस तरह पोर्टफोलियो के ऊपर आपने अपनी अपनी चीज़ें ऐड करते जाने की कोशिश कीजिएगा। जितनी आपकी स्किल्स है ना, हर स्किल्स के रिलेटेड ना कुछ लिख बना दें पोर्टफोलियो ना, तो इस पे कोई पाबंदी नहीं है, जितने मर्जी बनाए। और उसके बाद ना ये जो स्किल्स होती है ना, अब ये जो मेन चीज़ होती है, ठीक है ना। अब स्किल्स को आप लोगों ने ना इस स्किल्स के पोर्शन में ना ठीक ऐड करना है, जो जो आपकी स्किल्स हैं। क्योंकि अब जब क्लाइंट या कोई भी एक अननोन बंदा सर्च करता है ना, तो वो स्किल का नाम सर्च करता है, क्योंकि उनको आपका नाम तो नहीं पता होता। जिस तरह किसी ने ये मेरे पास है कि वेक्टर ग्राफिक का लिख ले लोग सर्च करें, तो वो स्किल आपकी उसके साथ मैच हो जाएगी, तो फिर आप उनके पास चांसेस होते हैं कि क्लाइंट आपको अप्रोच करे। तो इस वजह से स्किल्स के ऊपर जो आपने, मैं आपको कहूँगा मेन फोकस आपने स्किल्स पे रखना है, ये सही से आप लोगों ने एंटर करनी है। मोस्टली बच्चे ये नहीं ऐड करते। और उसके बाद ये नीचे प्रोजेक्ट कैटलॉग्स आता है, ये पूरा एक अलग डिबेट है, इस पे बाद में बात करते हैं हम। और जो इसमें ना एक चीज़ है ना, टेस्टिमोनियल्स वगैरह, तो अब ये भी आपने ऐड कर लें। अब इसमें भी होता है कि बच्चे लोग कहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट्स हैं नहीं, तो हम टेस्टिमोनियल किस तरह ऐड करें। वो उसकी कोई मसला नहीं होता। तो आपका ही अगर कोई फ्रेंड है या कोई भी है, जिस तरह मैं हूँ, मैं एज अ सेलर भी काम कर रहा हूँ और एज अ बायर भी काम कर रहा हूँ ना, तो अब मेरे पास क्लाइंट का अकाउंट है, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप मेरा यहाँ पे ना टेस्टिमोनियल लिख दें। तो कोई भी आपसे अपने एक दो दोस्तों से, कुलीग से, या किसी से भी लिखवा लें। और उसके बाद ये सर्टिफिकेशंस भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि मोस्टली लोग करते हैं, तो आप लोगों ने डिजी स्किल से किया होगा या कहीं से भी फेक भी इवन के उठा कर यहाँ पे लगा दें, तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह ये एक मैंने वर्डप्रेस का डाला हुआ है, ठीक है ना, तो अभी वैसे खैर मैंने ये किया हुआ था डिजी स्किल से, तो वो मैंने डाला हुआ है। तो आपके पास कोई भी स्किल्स हैं तो उसका सर्टिफिकेट है, तो वो लाजमी डाल दें। ये भी एक क्लाइंट को अट्रैक्ट करती होती है। और उसके बाद आपने ना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में इसको ना खाली ना छोड़ दें। मोस्टली लोग इसको भी खाली छोड़ देते हैं, तो इसके अंदर ना ऐसे ही कहीं से भी अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, तो भी आप लोग कंपनीज वगैरह जितनी भी हैं, उसका कोई भी एक अच्छा सा नाम, जिस तरह मैंने ये रेबो बैंक का लिखा हुआ है, इसका मुझे कोई नहीं पता ये बैंक कहाँ पे है या कौन सा ग्रुप है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये काम भी हो जाता है, कोई मसला नहीं। आपने ना क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है कि भाई इसके पास, आपके पास ना बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो और ये हो गया। और नीचे अदर एक्सपीरियंसेस में आता है, उसमें भी आप कोशिश करिए जगह जो आपकी नीश है, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपने एक्सपीरियंस वगैरह लिख दें कुछ ना कुछ, ठीक है ना। अब इस तरह तो हो जाएगी आपकी प्रोफाइल ना 100% कंप्लीट भी हो जाएगी। और इसमें 100% कंप्लीट करने के लिए ना वो आपसे आई थिंक एक लिंक मांगते हैं, आपने जो शेयर करना होता है वो आप कर दें, लिंक्डइन के साथ कर दीजिएगा, या फिर बिहांस के साथ किसी के साथ भी कर देना, ठीक है। और उसके बाद जो आपका पास एक चीज़ आती है, लोग कहते हैं सर हमें ना बिडिंग नहीं करनी आती ना। तो अभी बिडिंग के ऊपर बारे में बात करते हैं कि आपने बिडिंग किस तरह करनी है। तो अब जब आप लोगों ने अपनी अपनी स्किल्स इस तरह ऐड कर लेनी है ना, तो आपके पास जो जॉब्स यहाँ पे शो हो रही होंगी ना, तो वो भी वही जॉब्स शो हो रही होंगी जो
आपकी स्किल्स हैं ना, जिस तरह मैंने आपको बताया था मैं रिज्यूम राइटर हूँ ना, तो उस हिसाब से मैंने ये जॉब कोई भी खोल लें, जिस तरह हम इसको खोल लेते हैं। इसमें बिडिंग करने से पहले ना कुछ आप लोगों ने चार चार पांच चीजें ना देख लें हैं। वो जो जरूरी होती है ना वो ये होती है। अच्छा, अब आप लोगों ने करनी है बिडिंग। बिडिंग करने के लिए ना कुछ चीजें क्लाइंट की आपने देखनी पड़ती हैं। जिस तरह क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देखता है ना, तो आपने भी क्लाइंट की प्रोफाइल देखनी होती है, ठीक है ना। और ये देखना होता है कि क्लाइंट की प्रोफाइल, जब आप कोई भी जॉब खोलेंगे ना, तो इस साइड पे जो आपके पास ना अबाउट द क्लाइंट में क्लाइंट की सारी प्रोफाइल आ जाती होती है ना। तो अब इसमें देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो क्लाइंट का ना हायर रेट होता है। इस क्लाइंट का हाई रेट है 67%। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा को ऐसे क्लाइंट्स की जॉब के ऊपर अप्लाई करें जिनके हाई रेट एटलीस्ट 50% हो या इससे ज्यादा ही हो, ठीक है ना। वो उसमें ऐसा होता है कि बाज क्लाइंट ऐसे आते हैं कि वो ना शुगर मेले के लिए बस जॉब पोस्ट कर देते हैं, तो लेकिन हायरिंग वगैरह नहीं करते, तो आप लोगों के कनेक्शन भी ज़ाया होते हैं, ठीक है। अब जो कनेक्ट्स होते हैं ना, वो डिपेंड करते होते हैं कि आप कितनी जो जो जिस जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ना, उसका बजट कितना है। जो $50 या $50 से कम वाली जॉब्स होती है ना, उनके लिए दो कनेक्ट्स चाहिए होते हैं। लेकिन 50 या 50 से अप वाली जॉब के लिए ना चार कनेक्ट्स चाहिए होते हैं, और इसी तरह बढ़ते जाते हैं। ये आई थिंक 400 के ऊपर सिक्स कनेक्ट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना होता है इसका क्लाइंट का हाई रेट, ठीक है। और क्लाइंट का जो फीडबैक होता है ना, ये भी आप देख लिया करें, मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि बाज़ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो लोगों को पेमेंट नहीं करते, तो उनके जो फीडबैक होता है ना, क्लाइंट का भी देखना जरूरी होता है। कोशिश करें कि जिनका 4 स्टार या 4 स्टार से ऊपर होना, ठीक है ना, उन लोग उन जॉब के ऊपर अप्लाई करें। और अभी आप लोग हैं मोस्टली ज़्यादातर बिगिनर्स ही होंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है कि कोशिश करें कि जो छोटी से छोटी जॉब है ना, उसके ऊपर अप्लाई करें। अगर मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है ना, मैं एक बड़ी जॉब पोस्ट कर देता हूँ जिसका बजट बहुत हैवी है, तो मैं कभी भी उसके ऊपर अनट्रेन्ड बंदा या एक न्यू जो होगा सेलर होगा ना, उसकी कभी भी सर्विसेज मैं नहीं लूंगा। मैं हमेशा ये प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे पास बजट ज़्यादा है, तो मैं एक्सपीरियंस बंदा लाऊं। तो अगर तो आप के पास रिव्यूज़ हैं, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो आप बड़ी की तरफ जाएं, वरना उसके अलावा आप कोशिश करें कि छोटी जॉब्स के ऊपर ही रहें। अभी इवन कि मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट के अंदर ना आप कोई 1 से 2 महीना, मतलब मेरे को 10 से 15 जो रिव्यूज थे ना, वो मैंने $5 की जॉब ही लिए थे। $5 से ऊपर कोई भी मेरे काम जिसके ऊपर अप्लाई करता भी था ना, तो कभी भी मेरे पास क्लाइंट नहीं आता था। और अब जब इसके ऊपर हमने बिडिंग करनी है ना, तो हम लोगों ने एक क्लाइंट को ना एक कवर लेटर या आपने प्रपोजल कह लें, जो आपने भेजना होता है, ठीक है ना। अब उसके बारे में कभी भी आप ऐसा ना करें कि एक कॉपी पेस्ट किया हो, आप लोगों ने कॉपी करके लिखा हो, बस उसी को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। कभी भी आपने इस तरह का सिस्टम नहीं करना। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो क्लाइंट ने जो पोस्ट की हुई है ना, ये सारी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। और पढ़ के ना सिर्फ 3 से 4 लाइनों के अंदर आप लोगों ने इसका, अगर कोई प्रॉब्लम क्लाइंट को आ रही है, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन बता दें कि मैं इसको इस तरह कर लूंगा, और इसमें मेरा इतना एक्सपीरियंस है, और साथ साथ अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो का लिंक भी डाल दें, ठीक है ना, क्योंकि आपका लिंक पोर्टफोलियो दे के ही क्लाइंट आएगा स्टार्ट में ना। तो पोर्टफोलियो का लिंक डाल दें और प्रपोजल सेंड कर दें। तो अभी आप इसमें लिमिट वगैरह कोई नहीं होती कि आप स्टार्ट में, तो मैं आपको कहूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल भेज सकें भेजें, ठीक है। एक दिन के अंदर कोई 10 भेज दें, 20 भेज दें, जितने आप मतलब आपके पास कनेक्ट वगैरह हों, या बाई परचेज वगैरह करके। और कभी भी बड़ी जॉब के ऊपर ना अप्लाई करना स्टार्ट में। और इसमें जो क्लाइंट की हमने चीज़ एक देखनी होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर क्लाइंट का ना पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है ना, तो उस जॉब के ऊपर आप अप्लाई ना करें। लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर तो क्लाइंट की यहाँ पे जब अकाउंट एक न्यू भी है ना, मतलब पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है, आप उसकी जॉब देख लें। अगर तो उसकी पहली उसने जॉब पोस्ट की हुई है ना, तब आप उस जॉब के ऊपर अप्लाई कर दें। अगर तो क्लाइंट ने 4 5 जॉब पोस्ट की हुई हैं, लेकिन पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है, तो आप उसके ऊपर कभी भी अप्लाई ना करें इस तरह, क्योंकि बस वो क्लाइंट ने, इसका मतलब है कि कभी भी हायरिंग नहीं करनी। और जो एक और चीज़ होती है, वो लोकेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट ने कुछ काफ़ी सारी ना अपनी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन लिखी होती हैं। जब जिस तरह ये क्लाइंट है, तो इसने लिखा हुआ है कि मेरे पास जो लोकेशन हो ना, वो यूनाइटेड स्टेट का मेरे पास बंदा हो। अब हम एशियंस हैं, तो हम कभी भी आप इस जॉब को अप्लाई ना करना, क्योंकि क्लाइंट नहीं आएगा, वो उसने सिर्फ यूनाइटेड स्टेट का ही हायर करना है। ये चीज़ हो गई। और इसके बाद हम आ जाते हैं कैटलॉग्स के ऊपर, प्रोजेक्ट्स कैटलॉग्स के ऊपर ना। अभी आज से आई थिंक ये कोई 4 to 6 मंथ हुए हैं, जब से इन लोगों ने ना ये प्रोजेक्ट कैटलॉग का ऑप्शन जो है ना शुरू किया हुआ है,
ठीक है। तो अब जिस तरह आप लोगों के पास फाइवर होती है ना, फाइवर के ऊपर होती है आप लोगों के पास गिग्स। ठीक है ना, जो आप लोग गिग्स पड़ी होती हैं, क्लाइंट आपकी गिग्स के ऊपर मैसेजेस करते हैं और आप उस के हिसाब से मतलब मैसेजेस क्लाइंट आपको अप्रोच करता है। अब इधर जो है ना अपवर्क के ऊपर इन लोगों ने कैटलॉग का सिस्टम बनाया हुआ है। अभी मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे ख्याल से ये 6 महीने हो गए हैं। ठीक है, 6 महीने हो गए होंगे मैंने कोई प्रपोजल भेजा हो। ठीक है ना, अभी 5 से 6 महीने हो गए मैं प्रपोजल कोई भी नहीं भेजता। अगर कोई भेजता भी हूँ सिर्फ महीने में 2-4 प्रपोजल भेज देता हूँ। क्लाइंट खुद मुझे अप्रोच करते हैं। ठीक है ना, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जस्ट यही है कि मेरे ये जो कैटलॉग्स बना के रखी हुई है ना, ये प्रोजेक्ट्स कैटलॉग, तो इसको अब बनाने का तरीका क्या है? ठीक है ना, अब जाहिर बात है हम लोग सारे बिगिनर होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने कैटलॉग में किस तरह बनानी है और उसके अंदर क्या लिखना है ना। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आप लोगों ने देखना होता है कि आपका जो कंपटीटर है ना वो कौन है। ठीक है ना, अब आपने अपने कंपटीटर की ना कैटलॉग पे चले जाएं। जिस तरह फर्ज कर लें कि मैं यहाँ पे अब चाहता हूँ कि मैं एक ना मेन्यू की कैटलॉग बनाना चाहता हूँ कि मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मेन्यू डिजाइन करना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट करके ना मेन्यू सर्च कर लेना है, या जो भी आप लोगों की नीश है। आप मोस्टली आप लोग होंगे अमेजोन के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो अब इसमें आप ले देख लेना कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ना, मतलब सबसे अच्छा सेलर कौन सा है। ठीक है ना, जिस तरह के अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी प्रोफाइल उठा लेनी है। इसकी प्रोफाइल को देखना है आप लोगों ने कि ये कौन है। ठीक है ना, अब इसने किस तरह क्या क्या बनाया हुआ है, इसने अपना बजट क्या बताया हुआ है कि स्टार्टर पैकेज है, स्टार्टर पैकेज के अंदर वो 2 डे डिलीवरी रखी हुई है, उसने क्या क्या चीजें दे रहा है। इस तरह आपने इसके 3 टायर्स होते हैं। ठीक है ना, आपने ये तीनों बना लेने हैं। ठीक है, अब आपने कोशिश करनी है कि ये जो स्टार्ट में ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, स्टार्ट स्टार्ट में, ठीक है ना, आप लोगों ने इनको बीट करना है। ठीक है ना, अब इनको बीट करने का तरीका क्या हो सकता है कि आप लोग ने जो शो केस के ऊपर पिक्चर लगानी है ना, तो वो आप इनसे अच्छी लगाएं। ठीक है, और प्राइसेस वगैरह आप इनसे थोड़ी सी कम दें। ठीक है ना, और इस तरह का आपने काम करना है। अपने क्लाइंट को 2 तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो, या तो आपके पास भाई एक पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे रिव्यूज लगे हों, या फिर आपके पास प्राइसिंग आपकी कम हो मार्केट के हिसाब से। जी जी आ रही हूँ। अच्छा, अभी पता नहीं हम कहाँ पे था, कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए, मुझे आइडिया नहीं है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, कर रहे थे प्रोजेक्ट्स कैटलॉग के ऊपर ना। तो प्रोजेक्ट कैटलॉग जो होती है ना, आप लोग 20 बना सकते हैं मैक्सिमम ना। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि 20 की 20 आप बना के रखें। ठीक है ना, किसी एक के ऊपर भी ऑर्डर आ जाता होता है, तो आपने 20 बना के रखनी है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले फर्ज कर लें कि हम कोई भी एक यहाँ से ना उठा लेते हैं नीश जिसके ऊपर मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों ने सर्च किस तरह करना है कि कंपिटिटर्स की ना जो आपने बनानी है, तो यहाँ पे सर्च के साथ यहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ के उसके बाद क्लिक करने के बाद आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके ना, यहाँ पे फर्ज कर ले मैं मेन्यू की बनाना चाह रहा हूँ, तो मेन्यू लिख के मैं सर्च कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएंगी कुछ ना काफी सारी कैटलॉग। तो जो आपका कंपटीटर हो, जिसकी आप लग रहा है आपके पास प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो आपने उनकी कोई भी एक खोल लें। अब आप इसमें देखें कि इसने ना किस तरह अपनी इसका टाइटल लिखा हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखी हुई है, और इसके अंदर ना प्राइसेस किस तरह इसने सेट की हुई हैं। अभी आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों का टारगेट ये होता है स्टार्ट के अंदर कि आपका जो कंपटीटर है ना, जो सबसे ऊपर ऊपर बैठा हुआ है, आप लोगों ने ना उसको टारगेट करना है और उससे आगे निकलना है। ठीक है ना, उससे आगे निकलने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आपने अपनी कैटलॉग को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लें। ये जो पिक्चर्स वगैरह आपने यहाँ पे इन्होंने डाली हुई हैं, आप इससे अच्छी अट्रैक्टिव लिखें, या फिर आप रखेंगे आपने अपनी प्राइसेस वगैरह ना इनसे थोड़ी सी कम कर दें। ठीक है ना, क्योंकि अब 2 ही तरीके से क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, या तो आपकी प्राइस से या फिर आपके काम पे। तो स्टार्ट में हमारे पास काम नहीं होता, तो हमारे पास सिर्फ प्राइस को ही हम सेट करके कर सकते होते हैं। इसमें ना जब आप लोगों ने कैटलॉग बनानी है ना, तो कैटलॉग की रैंकिंग में ना बहुत सारी चीजें मैटर करती होती हैं। इसमें इवन के ये जो आप लोगों ने ये इन्होंने टाइटल लिखा हुआ है, ये टाइटल मैटर करता है, इसकी डिस्क्रिप्शन मैटर करती होती है, और जो इससे भी ऊपर जो चीज होती है ना, वो आप लोगों की ये प्राइसिंग होती है। ठीक है ना, अब मैं जब कोई भी एक कैटलॉग बनाता हूँ ना, तो जब मैं बनाता हूँ तो स्टार्ट में कभी भी वो ऊपर ऊपर नहीं आती। ठीक है ना, ऊपर उसको ऊपर लाने के लिए ना मुझे काफी सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि मैं इसका बार बार ना टाइटल चेंज करके देखता हूँ। ठीक है, अगर एक टाइटल चेंज किया उससे मेरी गिग कैटलॉग रैंक नहीं की, फिर मैं दूसरा लगाता हूँ, दूसरे से भी नहीं करती, इस तरह 2-3 करने के बाद फिर मैं प्राइसिंग की तरफ आता हूँ। ठीक है ना, ये सारी चीजें
आप लोगों ने प्राइसिंग चेंज करनी है, अगर आपका 40 के ऊपर नहीं ऊपर आ रहा तो आप कोशिश करें उसको 35 कर दें या 40 50 कर दें। किसी का कहीं पे रैंक हो जाता है, किसी का कहीं पे रैंक हो जाता है। तो और इसके अलावा जो इसमें एक और चीज होती है ना, इसमें ना रिव्यूज भी मैटर करते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है ना। वो ज्यादा नहीं करते लेकिन काफी हद तक करते हैं। तो ये सिस्टम आप लोगों ने अपनी कैटलॉग्स बना लेनी है, ठीक है ना। अब आपने बनानी किस तरह है कि आपने इसका ही बेशक यही सारा सेम इसका कॉपी करके ना पेस्ट कर दें, हर चीज इसकी कॉपी कर दें, कभी भी आपके पास ना कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सब कुछ कॉपी ना करें, ठीक है ना, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करें इसके अंदर। और ये करके आप लोगों ने ना अपनी कैटलॉग बना लें। अगर कोई भी मसला वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। और इसके अलावा कोई चीज़ रहती है उस में कोई और चीज़। हाँ जी, एक दो और पॉइंट्स हैं कि जब आप प्रोफाइल चेक करते हैं, मतलब क्लाइंट की प्रोफाइल जब चेक कर रहे होते हैं, उसका प्रपोजल जहाँ पर, वहाँ पर ना हमारी फील्ड में, खासतौर पे अमेजोन की फील्ड में ना फेक रिव्यूअर्स बहुत होते हैं। तो हम्म। वो काइंडली एक दफ़ा बता दो कि हाँ, फेक रिव्यूअर्स मतलब 10 10 5 10 डॉलर के ऑर्डर लगे होंगे, हाँ हाँ हाँ, पाकिस्तानियों को लगे होंगे। वो ठीक कैसे ठीक है। होता है, एक बात। दूसरी जो क्वेश्चंस होते हैं, जब प्रपोजल के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्वेश्चंस का जो ऑर्डर आता है, मतलब जिस तरह जिस क्वेश्चन ऑर्डर में हम फिल कर रहे होते हैं, क्लाइंट के पास इसका रिवर्स ऑर्डर जाता है। ये भी काइंडली बता देना इनको। मतलब एक प्रपोजल जब बिड कर रहे होते हैं, वो वाली विंडो ओपन करके बता देना। हम्म। ठीक है। अब ना ये चेक करना होता है कि ना क्लाइंट फेक है या क्लाइंट रियल है, ठीक है ना। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इसमें ना इस चीज को देखने के लिए ना हमारे पास एक तरीका कार होता है, वो ये होता है कि हमने लोगों ने ना क्लाइंट की स्पेंडिंग चेक करनी होती है, ठीक है ना। उन्होंने कितनी जॉब्स के अंदर कितना स्पेंड किया हुआ है। तो अब जिस तरह हम ये क्लाइंट चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसकी ये पिछली इसकी सारी क्लाइंट की हिस्ट्री हमारे पास शो हो गई। तो अब हम इसमें देखें कि इसने ना कितने कितने डॉलर के ऑर्डर लगाए होते हैं। जो मोस्टली लोग फेक होते हैं ना, वो $5 का या $10 का, मैक्सिमम लोगों का बजट इतना ही होता है, ठीक है ना। कभी भी वो कभी कोई बड़ी जॉब नहीं पोस्ट करते, ठीक है ना। और इसके अलावा जब आप इस क्लाइंट की देखें ना, तो इसने 6 के प्लस स्पेंडिंग की हुई है, ठीक है ना। और इसका हाई रेट भी अच्छा है। तो आप इसकी जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें आप देख लिया करें कि ना, ये चीज देख लिया करें। और क्लाइंट का ना जो क्लाइंट का भी फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता होता है कि आपने वो भी चीज देखनी होती है। और अगर जो हाँ, ये देखे ना, इसके अंदर इसने जो काम किया हुआ है ना, इसने डिफरेंट नीश के ऊपर या मोस्टली जो है ना, इसने सारा ग्राफिक के ऊपर काम किया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये अमूमन कोई शायद कह लें कि प्रिंटिंग कंपनी में होगा या इस तरह की इसकी कंपनी होगी। ये जेन्युइन काम होता है। जो फेक काम होता है ना, उसमें इस तरह होता है कि उन्होंने $5 के ऑर्डर लगाए होते हैं, और हर ऑर्डर डिफरेंट नीच पे हो जा रहा होता है। कोई किसी के ऊपर जा रहा होता है कि जिस तरह का उन लोगों को लोग मिलते हैं फेक रिव्यूज देने के लिए। और जो दूसरी बात है, आप लोगों ने क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस तरह उनके आंसर करने आते हैं। जब आप प्रपोजल सबमिट करते हैं ना, यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, इन्होंने कोई नहीं डाला हुआ है। तो आप क्वेश्चंस के आंसर दे देने रिवर्स ऑर्डर में ही जाते होते हैं, जिस तरह जैन भाई ने बताया है। तो और कुछ जैन भाई। हाँ, मतलब कोई कोई जॉब एक तो रैंडम ओपन करके देख लो, उसमें सबमिट प्रपोजल वाली विंडो खोल के दिखा देना, हाँ, अगर क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। चले मैं ये सबमिट प्रपोजल पे आया हूँ। तो अभी स्टार्ट में आप लोगों का जो होगा ना क्राइटेरिया। यहाँ पर औरली और फिक्स के किस तरह से हम प्राइस रखते हैं, वो भी काइंडली बता देना। अब इसमें ना ऐसा होता है कि जो मैं एक चीज बता दूं कि अब जब आप लोग हैं स्टार्ट में नए नए, ठीक है ना, तो आप लोगों ने जब बिड करनी है ना, तो जो क्लाइंट ने बजट डाला हुआ है ना अपना, तो उससे आप लोग कोशिश करें कि कम ही करें। अब जिस तरह ये है ना, अब इस क्लाइंट का बजट डला हुआ है इसने $50, ठीक है ना। तो अब जो भी मोस्टली लोग इसके ऊपर बिड करेंगे ना, वो $50 कर देंगे, ठीक है ना। ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही करना है कि 50 है ना, 50 को 50 ही जाने देना है। तो आप लोग स्टार्ट में ऐसे करेंगे, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए ना, जितना क्लाइंट का बजट है ना उससे थोड़ा सा कम कर दें। लाइक आप 40 कर दें, इसको $40 करके ना आप लोग कर दें। क्योंकि स्टार्ट में आप लोगों का मकसद ये नहीं होता कि आपने अर्निंग करनी है। आपका ये मकसद होता है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो अभी इसमें आप इसके पास जब आप लोग करते हैं ना, कि आप लोगों के पास दो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाने का सिस्टम होता है ना। इसमें मतलब आपके पास दो डिफरेंट आपकी जो नीश है ना, उनके ऊपर रख के ना कैटलॉग आप अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को उस चीज़ का बता दूंगा किस तरह आप लोगों ने बनानी है।
ठीक है, अब जिस तरह मैं अपनी ये प्रोफाइल के अंदर आ गया हूँ। अब ना ये देखें, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि मैं दो तरह की सर्विसेज दे रहा हूँ, एक कैरियर कोचिंग के बारे में दे रहा हूँ, एक ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इन दोनों की मैंने ना डिफरेंट डिफरेंट ना इनकी वो बनाई हुई है, आप कह लें कि स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाई हुई है, एक कैरियर कोचिंग की और एक ग्राफिक डिजाइनिंग की ना। तो इसके अंदर जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है ना, ये भी आप लिखते रहा करें, और प्रोफाइल के अंदर ना एक हफ्ते में तकरीबन 1 से 2 बार कुछ ना कुछ चेंजेस कर दीजिए करें ना। कुछ भी चेंजेस कर दें, प्राइस कर दें या कोई टेक्स्ट वगैरह चेंज कर दें, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी जो प्रोफाइल नीचे चली जाती है ना, वो जैसे ही आप चेंजेस करते हैं थोड़ी बहुत ऊपर आ जाती होती है। ठीक है ना। अब जब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे प्रपोजल डालने लगा हूँ, तो स्टार्ट में ही वो मुझसे पूछता है कि आप किस स्पेशलाइज किस प्रोफाइल के थ्रू भेजना है ना। तो अब मैं ये देख लूंगा कि जॉब मेरी कौन सी है, ठीक है ना। अब ये देखें, रिज्यूम एंड कवर लेटर की है ना, तो मीन्स ये कैरियर कोचिंग की है। तो मैं इसमें इधर जनरल प्रोफाइल की जाने के बजाय मैं यहाँ पे अपना कैरियर कोचिंग की प्रोफाइल करूंगा, क्योंकि मैंने जो अपनी कैरियर कोचिंग की प्रोफाइल के ऊपर पोर्टफोलियो डाला हुआ है ना, वो जस्ट कैरियर कोचिंग का ही है, ग्राफिक डिजाइनिंग का नहीं है। इस तरह क्लाइंट को नहीं मोस्टली पता चलता कि ये बंदा 2-3 फील्ड पे काम कर रहा है, ठीक है ना। क्लाइंट के पास जस्ट मेरी जाएगी कैरियर कोचिंग वाली प्रोफाइल। तो आप लोगों ने ये कर देना। और नीचे फिर अब ये है हमारे पास फिक्स प्राइस वाला है, तो आप लोगों ने अब इसमें दो ऑप्शंस होते हैं कि आप लोग माइलस्टोन के थ्रू बिड कर सकते हैं, या फिर बाय प्रोजेक्ट। बाय प्रोजेक्ट ये होता है कि आपने पूरा काम डिलीवर करना है तो ही क्लाइंट आपको अप्रूव करेगा। एक होता है माइलस्टोन वाला, तो इसके अंदर ना आप डिफरेंट माइलस्टोन्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं कि लाइक मैं आप लोगों को एक रफ सा स्केच दूंगा स्टार्ट में, तो उसके आप $25 कर लें, और उसके जो फाइनल डिलीवरी के 2-3 माइलस्टोन इस तरह अपने नेम दे के आप बना सकते हैं। तो ये इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं होती थी, काम को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करने की। तो आप जस्ट इसको बाय प्रोजेक्ट्स कर लीजिए करें। और ये जो प्राइस है ना, इसको जैसे मैंने कहा स्टार्ट में आप थोड़ी सी कम कर लिया करें, जैसे $40 कर दी। और उसके बाद यहाँ पे लिखा था कि ये प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी होगी ना। तो आप मोस्टली जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उन लोगों को जल्द ही काम चाहिए होता है, तो आपने ये वैसे ही कुछ भी कर दें, इसमें इतना कोई फर्क नहीं करता, तो आप लोग वैसे लेस देन 1 मंथ कर दिया करें। और कवर लेटर में ही जो मैंने आपको चीज़ बताई है ना, कि कभी भी आप लोगों ने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कवर लेटर नहीं लिखना। तो आप लोगों ने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स देखनी है, उसके बारे में 2-3 लाइनों के अंदर लिखते हैं। और इसके नीचे ना क्लाइंट्स ने ना डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए होते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ रहा होता है, और उसके नीचे भी एक पूरा टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है ना, आपने उसका आंसर करना होता है। उसके नीचे भी इस तरह जितने क्वेश्चंस क्लाइंट ने पूछे होते हैं, क्लाइंट अब दो तरह क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। और वो क्या होता है, एक तो वो ऐसा होता है कि डिस्क्रिप्शन में ही यहाँ पे लिख देता है कि भाई ये मेरे क्वेश्चंस हैं, आप लोग मुझे इसका आंसर दे दें, ठीक है ना। उसमें आपके पास नीचे ऑप्शंस नहीं आते, जिस तरह इधर ऑप्शंस नहीं आ रहे मेरे पास, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे ही कवर लेटर में ही अपना लिख देना है कि ये क्वेश्चंस के आंसर है। बेशक जिस तरह क्लाइंट ने नंबरिंग दी होती है उसी तरह आप नंबरिंग दे के क्वेश्चन उसके लिख दें। या फिर एक होता है कि क्लाइंट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो एक अलग से ना एक आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आपको दे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर इसमें लिखें, वो इसके नीचे आपके पास शो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर वो आप क्वेश्चंस के हिसाब से उसका आंसर दे दें, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना लिखा करें, क्योंकि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लंबी चौड़ी चीज़ पढ़े, क्योंकि उनके पास मोर देन 50 प्रपोजल्स गए होते हैं। और उसके अलावा आपने अगर अपना पोर्टफोलियो वगैरह ऐड करना है, तो अगर आप लोगों के पास लिंक है तो जस्ट लिंक कवर लेटर में लिख दें, डाल दें। या फिर अगर आपके पास कोई पिक्चर्स वगैरह हैं तो वो आप यहाँ से भी अपलोड करके आप अपना प्रपोजल सबमिट करा सकते हैं। और इसमें ये देख लीजिए करेगा कि अगर कोई जॉब बहुत पुरानी अपलोड हुई हुई है ना, तो लाइक कोई जॉब घंटे 2 घंटे 3 घंटे पहले की अपलोड हुई है, और उसके ऊपर मोर देन कोई आप कह लें कि 50 प्रपोजल गए हुए हैं, तो उसके ऊपर आप बिड ना ही किया करें। कोशिश करें कि ऐसे जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें जिनके ऊपर जो आपके कंपटीटर्स हैं वो कुछ कम हों, ज़्यादा ना हों। और एक और चीज़ होती है कि आप लोगों को मोस्टली लोग पूछते होते हैं कि सर हमने प्लस मेंबरशिप लें या ना लें, प्लस मेंबरशिप का कोई फ़ायदा है कि नहीं है। अब प्लस मेंबरशिप का फ़ायदा है, मैं आपको कहूँगा कि प्लस मेंबरशिप का फ़ायदा है। जब स्टार्ट में मैं भी प्रपोजल डालता होता तो मैंने भी प्लस मेंबरशिप ली थी, ठीक है ना। अभी मैंने तकरीबन 1-1.5 साल चलाई है, उसके बाद जब से ये कैटलॉग वाला सिस्टम आ गया मैंने प्रपोजल डालने छोड़े हैं, तब से वो मेंबरशिप मैंने बंद कर दी है। उसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना, वो ये फायदा फायदा होता है कि आप लोगों को ना जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना उनकी बिड शो हो रही होती है, ठीक है ना। कि जिस तरह अब यहाँ पे $75 की है इसने जॉब पोस्ट की हुई है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा आ रहा होता है ना, तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक अलग से सेक्शन आ रहा होता है, उसमें आप लोगों को बता रहे होते हैं कि लो बिड कितनी गई हुई है, मतलब किसी एक बंदे ने सबसे कम प्राइस कितनी यहाँ पे बिड की हुई है, और एक यहाँ पे ऑप्शन होता है कि हाई कितनी की हुई है और उनकी एवरेज क्या है। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी बिड कर सकते हैं। जिस तरह अब ये देख रहे हैं कि ये जॉब है 75 की, ठीक है ना। अब जो मेरा एक कंप्यूटर है उसने की हुई है ये $50 की हुई है ना, कि यहाँ पे जो मेरे पास शो हो रही थी सबसे कम प्राइस $50 है। और आप लोगों ने देख लिया कि ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट की बैक हिस्ट्री से देख लें कि इसके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है। तो आप इस क्लाइंट को टारगेट करें, किस तरह करें कि आप अगर उसने 45 की हुई है ना, तो आप इसको 40 कर दें, 40 करके आप बिड कर दें, ठीक है ना। और इसके अंदर फिर आप मैं जब स्टार्ट में करता था, मैं ना बिड करने के ना आधे घंटे बाद भी चेक करता रहता था, दोबारा आके चेक करता था, हर जो जो के ऊपर मैंने बिड की हुई है ना उसको दोबारा रिफ्रेश करके देखता था कि जो सबसे लो बिड है ना वो मेरी ही है या मेरे बाद कोई और आ गया है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने मेंबरशिप ली हुई है ना प्लस, इस तरह और लोगों ने भी ली होती है, ठीक है ना। तो फिर मैं प्राइस अपनी चेंज कर लेता होता था। अब प्लस मेंबरशिप का ये फायदा होता है, और इसके अलावा जो फायदा होता है वो $15 आप लोगों के पर मंथ लगते होते हैं, शायद आई थिंक 15 ही होंगे अभी भी। तो $15 लगते हैं आप लोगों के पर मंथ के, और आपको उसमें मिलते होते हैं 80 कनेक्ट्स, ठीक है ना। और 80 कनेक्ट्स मिलते हैं, और इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज होती है ना वो ये होता है कि आपकी प्रोफाइल ना कभी भी पब्लिक प्राइवेट नहीं होती होती है। अब इस तरह की, जिस तरह अगर आप न्यू सेलर है ना, आप लोग महीना या 2 महीने काम नहीं करते अपवर्क के ऊपर ना, तो अपवर्क क्या करता है ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल को ना पब्लिक की बजाय ना प्राइवेट कर देता है, कि मतलब वो जस्ट आप ही देख सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं देख सकता है। तब तक नहीं कर सकता जब तक आप लोगों को कोई क्लाइंट आपके पास अप्रोच ना करे, आपको अर्निंग ना हो या इस तरह का सिस्टम हो। लेकिन अगर आपने प्लस मेंबरशिप ली हुई है तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता आपकी प्रोफाइल हमेशा पब्लिक ही रहती है। और आजकल जो इन लोगों ने एक नया फीचर जो लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में भी लोग परेशान होते हैं, वो है अपना अवेलेबल का बैच होता है, ठीक है ना। तो इसका ये होता है कि अवेलेबल नाउ का बैच इधर लगा होता है, जिस तरह ये मेरे प्रोफाइल के ऊपर लगा हुआ है, मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। तो अगर आप लोग हैं न्यू सेलर, ठीक है ना, अभी मेरे पास ऐसा था कि मेरे पास कनेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, वो अ, हर महीने ना ज़ाया होते ही रहते थे, रोल ओवर हो के ना, क्योंकि मैं जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं करता था, तो जितने 200 से ऊपर होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली हर मंथ वो ज़ाया होते जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये अवेलेबल नाउ का बैच ऑन कर दिया है। इसमें ऐसा होता है कि आप अपनी प्राइस ना सेट करते होते हैं। अब जिस तरह मैं ये मैंने सेट की हुई है, मैं पर हफ्ता वीक का ना मैंने $14 लिखा, मतलब 14 कनेक्ट्स रखे हुए हैं। तो आपके पास जितने कनेक्ट्स होते हैं आप 6 कनेक्ट से या जितने भी आप अपने सेट करना चाहें कर दें। ये जस्ट बैच का मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग ना लगाएं, ठीक है ना, इसका कोई फायदा नहीं होता। आपके ऐसे फिजूल में ये कनेक्ट्स ज़ाया हो रहते हैं, क्योंकि स्टार्ट में आप लोगों ने कोशिश करनी होती है कि अपने कनेक्ट्स बचाएं। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा होता हूँ कि स्टार्ट के अंदर ना आप लोगों ने छोटी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है। उसका बेनिफिट भी यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि छोटी जॉब्स के ऊपर कनेक्ट्स बहुत कम लगते होते हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो, तो जब स्टार्ट में आप लोग ना प्रोफाइल बनाते हैं ना, तो वो बहुत कम लोगों की ना प्रोफाइल अप्रूव होती है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की ना 24 घंटे के अंदर अंदर ना रिजेक्ट हो जाती है। उसका उसकी रीज़न क्या होती है? अब उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि मोस्टली लोग हैं ना पाकिस्तान में, वो हर कोई ना ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के ऊपर ही काम कर रहा होता है, और सारे लोग ना इसी जो निश के ऊपर ना बनाना शुरू कर देते हैं। तो अपवर्क ना इस निश को ना अप्रूव नहीं करता है, क्योंकि कहता है वो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे सेलर्स पड़े हुए हैं, तो कोई और डिफरेंट चीज़ लाओ। तो इसकी ना आप लोगों ने क्या करना होता है कि यूट्यूब पे जाके ना जो लेटेस्ट वीडियो होती है ना, कि आप लोग किस तरह अप्रूव कर सकते हैं, ये हर बार चेंज होती रहती है, हर मंथ चेंज होती रहती है। अब इसका कोई हिट एंड ट्राई रूल नहीं है। अब जिस तरह मैंने अपनी प्रोफाइल अप्रूव की थी, अब वो नहीं चल रहा सिस्टम ना। मैंने अभी दोस्त को करके देनी थी पिछले दिनों, तो उस मेथड से नहीं हुई थी, फिर मैंने यूट्यूब से एक जो लेटेस्ट मेथड था ना वो देख के अपनी प्रोफाइल अप्रूव की थी। तो आप लोग इसमें देख लेना जो जो आप को वो प्रोफाइल में चेंजेस बता रहा होगा कि आप ये हमारी अपनी इसको कैटेगरी ये कर दें, इसमें स्किल्स आप ये ऐड करें, उस तरह करके है ना आप प्रोफाइल को अप्रूव कर लेना। अप्रूव करने के बाद फिर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, ये भी अच्छे से लिखते हैं, ये भी बड़ी मैटर करती होती है डिस्क्रिप्शन भी, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह अब काफ़ी सारे कीवर्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं। जिस तरह ये अगर कोई यूएक्स और यूआई लिख देता है तो वो हमारी प्रोफाइल ऊपर आ जाती है। तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी आपने फोकस करना है, और एक प्रोफाइल को आपने ना बनाना है 100%। अब प्रोफाइल तो आप लोगों की हो गई,
ठीक है ना। अब आप लोगों ने एक चीज देखनी होती है कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज व्यूज आ भी रहे हैं लोगों के कि नहीं आ रहे। जब आप नीचे नीचे आएंगे ना मार्केटिंग इफेक्टिवनेस में, तो ये आपको यहाँ पे आपको ये ग्राफ आप लोगों को शो करता होता है कि आप लोगों के पास कितने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर तो आप लोगों के पास व्यूज नहीं आ रहे स्टार्ट में, तो मतलब ये है कि आप लोगों की प्रोफाइल के अंदर ना कुछ कमी है, आप लोगों ने सही से कीवर्ड्स वगैरह नहीं डाले हुए हैं, या फिर इस तरह का सिस्टम है। तो फिर आप लोग बिडिंग करें, अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा ऊपर लाएं, स्किल्स वगैरह अपनी प्रोफाइल को 100%, ये प्रोफाइल की कंप्लीटनेस होती है, इसको आपने 100% लाजमी करना है। ठीक है ना। जो जो क्वेश्चंस वो पूछ रहा है वो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पूछता है, जिसके बारे में आपको बता दिया था, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन, ये चीज़ें जब जब आप डालेंगे तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगी। अगर अब इसके बाद क्या होता है कि अगर आप लोगों की प्रोफाइल के ऊपर व्यूज आना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो पोर्टफोलियो वगैरह ऐड किया हुआ है या फिर इस तरह का जो है ना, वो आपका ट्रैक भी नहीं है, क्योंकि क्लाइंट आपकी प्रोफाइल तक अप्रोच तो कर रहा है और लेकिन आपको हायर नहीं कर रहा है। तो आपको कोशिश करनी है कि फिर आप अपना पोर्टफोलियो के ऊपर दोबारा फोकस करें और अपना पोर्टफोलियो दोबारा सही से अपडेट करें। तो अगर कोई और कोई क्वेश्चन होगा। जी, वेट है या पब्लिक है? आपका कोई अगर क्वेश्चंस हो ना, कोशिश करें, क्योंकि इस तरह फिर वो खिचड़ी पक जाएगी। या फिर आप लोग हैंड्स रेज करके क्वेश्चन कर लें, एक एक को हम अनम्यूट कर देंगे, या फिर आप अपने जो है ना क्वेश्चन लिख दें। फरहान यहाँ पे क्वेश्चन लिखे भी हैं कुछ, उनका भी आंसर कर दीजिए क्लास में। ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि हम मेरे पास वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज के साथ मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे सकता हूँ कि नहीं। ठीक है ना। अब इसमें ये सिस्टम होता है कि इसलिए मैंने आप लोगों को ना स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के बारे में बताया, ठीक है ना। आप लोग अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाएं। अब जिस तरह अब मेरी है, आप लोगों की ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट, ये तो फिर भी एक जोड़ बनता है इन दोनों का ना, मतलब कि जारी बात है जो डेवलपर होते हैं उनको डिजाइनिंग का भी काफी हद तक आइडिया होता है। अब मेरी ये जो निशान है ये तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, कैरियर कोचिंग कहाँ पे है और ग्राफिक डिजाइनिंग कहाँ पे है, ठीक है ना। तो मैंने भी बनाई हुई है, मुझे भी ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपको भी आएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना लें, ठीक है ना। ये जो ऑल वर्क होगा इसके अंदर तो आपने दोनों के बारे में भी लिख देना कि मैं वेब डेवलपर भी हूँ और साथ ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ। और उसके बाद जब आप लोगों ने ना स्पेशलाइज दो प्रोफाइल बना लें, और उसके बाद जब आप लोगों ने बिडिंग करनी है ना, तो ये लाजमी चेक करिएगा जब आप बिडिंग करते हैं ना, तो आप अपनी ओवरऑल प्रोफाइल के साथ ना करें, आप अपनी स्पेशलाइज प्रोफाइल के साथ करें। मतलब लाइक मैं जो ऊपर पोस्ट करना चाह रहा हूँ वो है हमारे पास वेब डेवलपमेंट की, तो मैं यहाँ से वहाँ से जहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था वहाँ से आप लोग अपनी प्रोफाइल चेंज करके आप बिडिंग करें। अब जिस तरह मैं कैरियर कोचिंग की सेट करके भेजूंगा ना, तो कैरियर कोचिंग के करने के बाद ना जब क्लाइंट को मेरी प्रोफाइल जाएगी ना, वो मेरी ऑल वर्क वाली नहीं जाएगी, वो जस्ट ये जाएगी कि इनोवेटिव रिज्यूम एंड कवर लेटर, जो यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा हुआ है ना क्लाइंट के पास ये जाएगा, और ये सारी डिस्क्रिप्शन ये जाएगी। और नीचे जो मैंने पोर्टफोलियो ऐड किया हुआ है ना, इसका जस्ट मैंने एक ही पोर्टफोलियो ऐड किया, तो जस्ट ये ही जाएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले मेरे पोर्टफोलियो क्लाइंट के पास नहीं जाएंगे। तो इस वजह से आप ये टेंशन ना लें, ठीक है ना। अगर आपकी नीश बिल्कुल डिफरेंट भी है ना, तो भी आप कर लें, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के ऊपर लाजमी फोकस करें। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अभी ये लिखा हुआ है कि जनरल प्रोफाइल को हम वो कर दें, वो नहीं सिस्टम होता। जो आपकी जनरल प्रोफाइल होती है ना, उसमें अब मैं अब यही कहूंगा कि आप दोनों को लिखें, जिस तरह मैंने ये दोनों का लिखा हुआ है ना, तो आप ये दोनों के बारे में लिखें। जब ये मेरी जनरल प्रोफाइल है, ठीक है ना, और ये मेरी दो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है, तो जो जनरल होगी उसके अंदर आपकी जितना भी आप लोग काम करते हैं, कोशिश करें कि सबको सम अप करके आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। और स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के बारे में तो फिर वो स्पेशलाइज ही होगी एक चीज़ की। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि सर प्लस मेंबरशिप किस तरह लेते हैं। प्लस मेंबरशिप लेने के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप सेटिंग में चले जाएं, या इधर नहीं भी आप जाना चाहते तो इसका जो एक तरीका है ना, वो आप फाइंड वर्क में जाएं। यहाँ पे आपके पास नीचे लिखा आता है कि आपके पास कनेक्ट कितने हैं, ठीक है ना। मेरे पास जिस तरह 186 कनेक्ट पड़े हैं, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना कि मेरे पास कितने कनेक्ट हैं, इसके बाद ये नीचे आ जाता है, यहाँ पे आपके पास है कि आप लोगों का ये बता देता है कि आप लोगों का करंट प्लान कौन सा है, ठीक है ना। तो करंट प्लान है वही मेरे पास है, फ्रीलांसर बेसिक है, ठीक है ना। तो आप इसको एडिट कर लें।
और ये यहाँ से आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के आपको इन्होंने बताया हुआ कि $14.99 पर मंथ आपका डिटेक्ट होगा, ठीक है ना। ये आपके इसी अंदर वाले बैलेंस से भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के पास रिपोर्ट में अंदर ना आपका बैलेंस पड़ा होता है तो उसमें से भी कट जाते हैं। अगर आपके पास कार्ड नहीं है और आपके पास बैलेंस है तो भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास अपवर्क के अंदर बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है तो आपको लाजमी है कि आपने अपना कार्ड ऐड करना है। तो कार्ड अटैच करेंगे, उसके बाद ये आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा, ये जुबैन साहब पूछ रहे हैं कि बैंक कार्ड्स ना अटैच नहीं हो रहे हैं आजकल ना कनेक्ट बाय करने के लिए। तो अब ये ना अपर का सिस्टम पता नहीं किस तरह का है ना, यहाँ पे ना सही से ना कार्ड अटैच नहीं होते। इवन कि आप लोगों के पास मास्टर कार्ड भी हो या वीजा कार्ड भी हो, कोई भी कार्ड हो ना, वो आजकल नहीं यहाँ पे अटैच हो रहा। वो होता भी है तो आपको स्टार्ट में हो जाएगा कुछ 2-4 बार और उसके बाद नहीं होगा। तो इसका जो अभी आजकल मार्केट में कार्ड चल रहा है ना, वो मिजान बैंक वाले दे रहे हैं कि स्पेशल फ्रीलांसर अकाउंट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मिजान बैंक में आप लोग चले जाएं, वहां से जाके आप लोग अपना अकाउंट ओपन करवा लें। फ्रीलांसर फ्रीलांसर अकाउंट बनाने के लिए वो जस्ट आपसे ना एक से दो चीजें मांगेंगे। वो ये मांगेंगे कि आपकी अर्निंग आपने दिखानी है ना। तो आप अपनी इधर से फाइवर के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो फाइवर की अर्निंग सर्टिफिकेट ले जाएं, या अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो वो लेके जाके ना आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अभी ये पूछ रहे हैं कि व्यूज कैसे देखते हैं मेरे फाइवर के, इम्प्रेशंस गेटिंग डाउन। अच्छा, फाइवर का सिस्टम ना थोड़ा सा मुझे उसके बारे में, मैं नहीं फाइवर के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना। और उसकी वजह यही है कि एक तो ना उनका ना एल्गोरिदम मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने स्टार्ट में उसके ऊपर भी काम किया था, मैं लेवल 1 का सेलर भी हूँ उधर, लेकिन उसके बावजूद मुझे भी ऑर्डर नहीं आ रहे। तो उसका मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतना, तो मैंने अभी फाइवर के ऊपर वैसे भी काम छोड़ दिया। उसकी ना पॉलिसीज वगैरह बहुत ही रिस्ट्रिक्ट है ना, मतलब सख्त है। और उसके ऊपर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शेयर कर सकते, इस तरह कुछ भी नहीं कर सकते। अब अपवर्क के ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अपवर्क के ऊपर ना आप लोग डिपेंड कर सकते हैं। अभी मैंने करियर अपना क्यों अपवर्क के ऊपर ही स्टार्ट किया, फाइबर के ऊपर नहीं किया। उसमें ये है कि आप अपना इसमें ना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो टाइम इन्वेस्ट करने के बाद ना आपकी प्रोफाइल पे आप डिपेंड भी हो सकते हैं। फाइवर के ऊपर कभी भी आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते कि लाइक मैं कहूँ कि जस्ट मैं यही काम करूँ, इसके अलावा और कोई काम ना करूँ। ऐसा नहीं होता। फाइवर की अगर आप जैसे ही लेवल 2 के सेलर बनेंगे या लेवल 1 के सेलर बनेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको उठा के नीचे डाल देगा। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं इशू होता है, ये हर किसी के साथ ही होता है। अभी मेरे कुछ दोस्त हैं वो ऐसा ही काम करते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि जब नए सेलर को ना फाइवर ज्यादा प्रमोट करता है, वो नया अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो लेवल 1 या लेवल 2 के सेलर बन जाते हैं, उनका अकाउंट नीचे चला जाता है, वो अपना पुराना अकाउंट भेज देते हैं, ठीक है। और जो न्यू फ्रेशर्स होते हैं, जिस तरह आप या मैं हूँ, तो हम कहते हैं यार लेवल 2 का सेल अकाउंट है तो मैं ये परचेज कर लेता हूँ, मुझे भी ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो आपकी प्रोफाइल को उठा के नीचे फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो फिर जब वो आपको तो महंगा बेच देते हैं, उसके बाद आपको ऑर्डर नहीं आते। तो इस वजह से मैंने फाइवर के ऊपर काम नहीं शुरू किया हुआ। तो इसलिए फाइबर का मुझे इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट हमारी प्रोफाइल पब्लिक है या प्राइवेट है। अच्छा, अब ये फाइंड वर्क में आए ना, तो यहाँ पे आप लिखा आ रहा है हमारे पास प्रोफाइल विजिबिलिटी ना। तो यहाँ पे देखें ये पब्लिक लिखी आ रही है, ठीक है। इवन कि मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। मैं एक हफ्ते के लिए छुट्टियों पे जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने कोई काम नहीं करना, तो मैं इसको प्राइवेट कर दूं या जस्ट अपवर्क यूजर्स ओनली कर दूं, ठीक है ना। यहाँ से आप अपनी पब्लिक विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ लोग आपके पास ऐसे होंगे जिन लोगों ने ना अकाउंट तो बनाया होगा लेकिन काफी अरसे से काम नहीं किया होगा, जिसकी वजह से उन लोगों की प्रोफाइल ना पब्लिक की बजाय प्राइवेट हो गई होती है, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिकली अप्रूव, मतलब इसको ना पब्लिक नहीं कर सकते। अपवर्क कहता है कि आप लोग कोई ना कोई अर्निंग करें, तो उसका फिर यही मेथड होता है कि आप लोग फेक रिव्यूज लगवा लेते हैं। तो एक जैसे ही एक आधा फेक रिव्यूज लगता है तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली पब्लिक से प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही पोर्टफोलियो है, तो मैं पोर्टफोलियो किस तरह क्रिएट करूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए लाजमी नहीं है कि आपने एक काम किया हो, ठीक है ना। आपको मैंने 2-3 वेबसाइट्स बताई हैं, जिस तरह ये फ्री पिक हो गई या फिर अनस्प्लैश हो गया। तो यहाँ से आप कोई अच्छी 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 इमेजेस उठाएं या आपके नीच के रिलेटेड ना, और उसको आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल के ऊपर एज अ पोर्टफोलियो ऐड कर दें। उसमें कोई इतना मसला नहीं होता है और ना ही आपको कॉपीराइट का इशू आएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह करना है। इसमें लाजमी नहीं होता कि आप लोगों ने कोई जॉब की भी हुई है कि नहीं। बेशक अगर आपके जीरो व्यूज भी है ना, कोई रिव्यू नहीं है, तभी भी आप इसमें कर सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ नीचे आना, पोर्टफोलियो का यहाँ पे सेक्शन होगा, तो यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करें।
तो यहाँ पे जो डिटेल्स पूछ रहा है वो आप जस्ट डिटेल्स डाल दें, तो आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर ही। अब इन्होंने ना 2-3 क्वेश्चंस यही पूछे होते हैं कि कवर लेटर लिखने के लिए या बिड करने के लिए तो हेल्प कहाँ से लेनी चाहिए। हेल्प लेने की मेरा नहीं ख्याल कहीं से ज़रूरत पड़ती है। जब आपको पास एक स्किल है, ठीक है ना, तो आप लोगों ने देख लेना कि क्लाइंट मेरे पास ये डिमांड कर रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में आ जाता है कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका तो सॉल्यूशन ये होगा। तो आप जस्ट उसका सॉल्यूशन लिख दें, या फिर अगर कोई और चीज़ है कि आप बता दें कि मैंने इसके रिलेटेड मतलब इस तरह का मैंने काम किया हुआ है। बेशक आपने नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन आप उनको बता दें कि मैंने इस तरह का काम किया हुआ है, और ये कर दें। और ऊपर से लिखा है कि जब आपने स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनानी है ना, तो जो कैटेगरीज होंगी ना, तो वो कहाँ से आएंगी, ठीक है ना। स्किल्स और कैटेगरीज ना वो अपवर्क आपको सजेशन में भी दे देता है, ठीक है ना। जैसे ही आप बनाना शुरू करेंगे ना, वो बता देता है कि आपके पास में डिफरेंट, अभी मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरी ऑलरेडी 2 बनी पड़ी हैं। तो आप बनाएंगे ना, तो वहाँ पे सारी कैटेगरीज लिखी आ रही हैं। जिस तरह आप वेब डेवलपमेंट है, तो आप जस्ट में आपने वहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिखना है, और वो आपको सारी सजेशन में आपको दे देगा कि इसके रिलेटेड ये स्किल हो सकती है। अगर वो नहीं भी कोई चीज़ दे रहा है और आपके जहन में भी आ रहा है, तो आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ से खुद से आप टाइप भी कर सकते हैं। अभी ये पूछ रहे हैं कि आप बैंक वाले जो है ना, मिज़ान बैंक का, जिस तरह मैंने बताया कि वो आप जाएंगे, वो आपसे अर्निंग का सर्टिफिकेट मांगेंगे। अब वो कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप रिपोर्ट के ऊपर जैसे ही भी कर्सर अपना लेके आएंगे ना, तो यहाँ पे ना 2-3 चीजें आ रही होती हैं। एक तो माई रिपोर्ट आ रहा होता है, ठीक है, और एक बिलिंग एंड अर्निंग आ रहा होता है, ठीक है ना। सबसे पहले एक तो आपने 2 चीजें आपने इसमें चाहिए होती हैं। एक आपको CSV फाइल मांगते हैं, मतलब कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट्स किया, वो हर प्रोजेक्ट्स की कितनी कितनी प्राइसेस वगैरह आपने सेट की हुई हैं। जिस तरह अब मेरे है ना, ये मैंने सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट इसकी एक डाउनलोड CSV फाइल कर लेनी है, ठीक है ना। तो एक आपने इसका प्रिंट लेके जाना है। तो ये सारी आपकी प्राइसेस हैं, ये बता रहे हैं कि आपने इस डॉलर इस क्लाइंट को कितना आपने चार्ज किया, उसके टैक्स वगैरह क्या थे, और आपकी अर्निंग कितनी है। एक तो आपसे ये चीज़ मांगते हैं, और दूसरा आपका ना अर्निंग का सर्टिफिकेट मांगते हैं। अर्निंग का सर्टिफिकेट आपने किस तरह डाउनलोड करना है कि इसी तरह नीचे नीचे ये देखें, सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पास वो आपका जो नेम होता है ना, गिवन नेम, ये आपका आ जाएगा, और ये आपको बता देंगे कि आप लोगों की किस मंथ में कितनी अर्निंग थी, ठीक है ना। तो ये वाला सिस्टम आता है। इससे जस्ट ये 2 चीज़ें उन लोगों को चाहिए होती हैं, और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई ऑर्डर नहीं है, तो अर्निंग का सर्टिफिकेट ज़ाहिर बात है नहीं आएगा, और बैंक वाले इस तरह अकाउंट आपको नहीं खोल के देंगे, ठीक है ना। तो आप इसका ये तरीका कर लें कि एक आधा रिव्यू फेक ले लें, ठीक है ना। कोई भी कुछ भी अर्निंग हो ना, तो उन लोगों को ये चीज़ नहीं मैटर करती कि आपकी अर्निंग कितनी है, जस्ट उन लोगों को अर्निंग का सर्टिफिकेट चाहिए। तो अर्निंग का सर्टिफिकेट उन लोगों को जब बेशक $5 का ही आप ले जाएं, तो वो बना देंगे, कोई इशू नहीं करते वो इस चीज़ में। और इसके अलावा ये पूछ रहे हैं कि फेक रिव्यूज़ का क्या प्रोसीजर है। फेक रिव्यूज़ का प्रोसीजर अभी मैं आप लोगों को फेक रिव्यूज़ लगवाने की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आप लोग कोशिश पहले ऐसे करें कि आप लोग कोशिश करें कि जो मैंने आपको मेथड बताई, ये चीज़ देख के ना प्रपोजल अपना अच्छा सा करके अगर आप भेजें, उसके बाद भी आप लोगों को ऑर्डर नहीं मिलते, तब मैं आपको कहूँगा कि आप फेक रिव्यूज़ लगवा लें, ठीक है ना। तो फेक रिव्यूज़ भी ऐसा होता है कि अपवर्क का फेक रिव्यूज़ बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है ना। अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे, तो आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपको अपवर्क के रिव्यूज़ दे रहा हो। मोस्टली फाइवर के ही देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अपवर्क के ऊपर कार्ड नहीं लगता हमारा ईज़िली ना, तो इस वजह से। और सर, और यहाँ पे लिखा है वीए का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, वीए और डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, पोर्टफोलियो का फिर मैं यही चीज़ आप लोगों को कहूँगा। आप यहाँ पे अगर आप लोगों ने पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है, कैटलॉग का तो मैंने आपको बता दिया ना। जो आपके कंपटीटर्स हैं, उनके आप कैटलॉग पे सर्च करें, ठीक है, और बना लें। अभी हमने प्रोफाइल बनानी है, उसको पोर्टफोलियो किस तरह ऐड करना है, तो यहाँ पे ना एक 3 ऑप्शंस देता है अपवर्क ना हमें। और ये एक होता है टैलेंट होता है, एक प्रोजेक्ट्स होता है, और एक जॉब्स होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने टैलेंट सर्च कर लेना है, तो मैं इधर वीए लिख के सर्च कर देता हूँ, ठीक है। तो वीए लिख के जब आप करेंगे ना, तो आप लोगों के पास बहुत सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी। तो इसमें से आप देख लें, 1-2 प्रोफाइल देख लें ऐसी जो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हों। जिस तरह हमारे पास ये देख लें, सबसे ऊपर आ रही है, जापान की है, तो हम इसकी प्रोफाइल खोल लेते हैं। यहाँ पे अमेजोन बीए ही सर्च कर लो, क्योंकि अमेजोन बीए पढ़ते हैं सारे यहाँ पे। जो भी है आपकी, जो भी है, बेसिक में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट ही कर लो, कुछ भी कर लो, तो जो आपकी है नीश। तो अब जिस तरह ये आ रहा है
हाफिज साहब आ रहे हैं, तो इनकी हम प्रोफाइल उठा लेते हैं। आप पहले खुद प्रोफाइल इनकी देखेंगे, अगर इनकी प्रोफाइल आपको अट्रैक्टिव लग रही है ना, तब आप इसके ऊपर जाएं। क्योंकि अगर आपको इसकी प्रोफाइल नहीं अच्छी लग रही, तो अब देखें ना, इसकी सिर्फ 2 जॉब्स हैं, $20 इसकी अर्निंग है। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप कुछ ऐसा ढूंढ लें जिसकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो ना। तो लाइक अच्छा फरहान, अब ये ना मतलब अमेजोन विजुअल असिस्टेंट एक मतलब हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, लेकिन ये $20 की अर्निंग के साथ पहले पहले नंबर पे बैठा हुआ है। इसकी क्या रीजन है, किन फैक्टर्स पे ये रैंकिंग होती इसकी इसकी रीजन मैं यही आपको बता रहा हूँ ना, कि इसमें ना हर चीज़ मैटर करती है। जिस तरह फाइवर के ऊपर करती है ना, कि आप कैटलॉग, आप लोग कीवर्ड्स किस तरह लिखते हैं, इसमें भी हर चीज़ आप लोगों की मैटर करती है। इवन डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल, ठीक है। हो सकता है कि जो अभी हमने ये कीवर्ड लिख के सर्च किया है, वो इसके कहीं ना कहीं से मैच कर जाए और इसको उठा के ऊपर ले आए, ठीक है। तो हर कीवर्ड के ऊपर ना डिफरेंट चीज़ होती है। आपको भी मैं यही कह रहा हूँ कि अपने अपने डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से लिख लें, ठीक है ना। बेशक आप, हम नहीं है, कंटेंट राइटर नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह मैं हूँ, मैं कंटेंट राइटर नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं इसमें क्या लिखूँ। तो आप लोगों जस्ट ये करें कि जिस तरह इसने प्रोफाइल सर्च करें, जो जो ऊपर प्रोफाइल्स आ रही हैं, उनको बेशक सारा ये इनका मैं ये सारा उठा के कॉपी पेस्ट कर लूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, और इसमें जस्ट ये पढ़ता जाऊँ, जहाँ जहाँ पे इसने अपने बारे में लिखा हो ना, मतलब HM कमी कार्ड में HM शाहिद जैड ना, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं। और इसी तरह जहाँ जहाँ पे आप लोगों को ये इसका नाम आ रहा है, आप नाम चेंज कर दें। बेशक सब कुछ भी यही जाने दें, आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, ठीक है ना। ये फाइवर की तरह नहीं है आप, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है अगर आपको नहीं पता चल रहा मैं किस तरह लिखूँ। और अभी पोर्टफोलियो इसका किस तरह बनाना है, कि आप इसकी प्रोफाइल पे आ जाएं। तो अब इसमें देखें कि इसने जस्ट एक पोर्टफोलियो ऐड किया हुआ है, आप इसका पोर्टफोलियो को खोल लें, ठीक है ना। तो इसमें देख लें कि इसने अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें मैं लैग कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं ऐड कर दूँ, या इस तरह का सिस्टम कर दूँ, ठीक है ना। और उसके बाद एक होती है आपकी ना इंट्रोडक्टरी वीडियो होती है, ठीक है, जिस तरह इस इन्होंने ऐड की हुई है ना। तो ये भी आप ऐड कर लें, ठीक है। अगर आपके पास कोई आपका क्लाइंट है, तो उसको कह दें, उनसे रिक्वेस्ट कर दें कि मेरे ऊपर ना कोई जस्ट 1 से 2 मिनट की ना हल्की सी इंट्रोडक्टरी सी वीडियो बना दें। बेशक उसका जो स्क्रिप्ट है आप उसको लिख के दे दें, उसको कहें जस्ट आप ना ये रीड कर दें। अगर वो इस तरह का नहीं भी सिस्टम करता है ना, तो लोग जो करते हैं ना, मतलब करने वाले इस तरह करते हैं कि वो फाइवर पे जाते हैं, फाइवर पे ऊपर ना किसी ना इंटरनेशनल बंदे को ना, जो न्यूज़ सेलर होता है, गोरे जिस तरह हम जिनको कह लें, उनको हायर कर लेते हैं, ठीक है ना। $5-7 देते हैं उनको, उनको कहते हैं कि जस्ट आपने ना ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे देनी है मेरे बारे में, ठीक है ना। अब जिस तरह मैं एक फाइवर पे जाता हूँ, वहाँ पे जाके कह देता हूँ कि सर आपने ये स्क्रिप्ट है, ये मुझे बोल के वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देनी है, और जस्ट वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये चीज़ भी बड़ी क्लाइंट को अट्रैक्ट करती है। जिस तरह अब आप इसकी प्रोफाइल खोलेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे यार इसने वीडियो लगाई हुई है और इसको लोग ना रेकमेंड कर रहे हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है, तो बेशक आप ये भी टेक्निक लगा सकते हैं कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके कोई बंदा हायर करके उसको कह दें कि ये मुझे वीडियो बना दें। और इसी तरह आप लोग इनका पोर्टफोलियो देख लें, इसने जस्ट एक ऐड किया होगा, आपको और भी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी जिन्होंने काफ़ी सारा कुछ ऐड किया होगा। तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर दें, और जस्ट ये कर लें कि आप पिक्चर्स अपनी थोड़ी सी डिफरेंट यूज़ कर लें। जिस तरह मैं आपको 2-3 वेबसाइट बताई हैं, फ्री पिक और unsplash.com, इस तरह इसके साथ आपको गूगल से और भी बहुत सारी मिल जाएंगी। तो इस तरह आप अपना बना सकते हैं। और ये लिखा आ रहा है कि नेम कैसे चेंज होगा, मुझे नहीं पता किस चीज़ का नेम पूछ रहा है, कि ये कौन सा नेम चेंज होगा, ये दोबारा बेशक पूछ लें आप नीचे, किस चीज़ का नेम पूछ रहे हैं। हाँ, ये लिखा रहा है कि कोई कोई और पहले निश बना ली, उसके ऊपर हमने अकाउंट बना लिया है, तो उसके बाद चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैंने भी जब अकाउंट बनाया था ना स्टार्ट में, तो मेरा अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, ठीक है ना। और वो जो वीडियो थी ना, उस वक्त जो मेथड चल रहा था वो था वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो मैंने वेब डेवलपमेंट के ऊपर पहले वो बनाया है मैंने अकाउंट, मतलब सारी कैटेगरीज वगैरह जिस तरह वो मुझे वीडियो में बताता गया यूट्यूब से, वो मैं करता रहा। वेब डेवलपमेंट के ऊपर मैंने अपनी निश के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना ली। जैसे ही प्रोफाइल अप्रूव होगी ना, उसके बाद फिर मैंने सब कुछ चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो चेंज कर दिया, जो जो मेरी स्किल्स थी मैंने वो डाल दी। वो बाद में भी आप कर सकते हैं, जस्ट आपने पहले प्रोफाइल को प्रूव करवाना है, और वो मेथड हर बार चेंज होता रहता है। तो यूट्यूब पे आप देख लें वो।
अच्छा, ये लिखा था कि फाइवर से मतलब अच्छा है कि अपवर्क के ऊपर व्यूज लगाए हैं। तो अब इसमें ना दो तीन चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो फाइवर के ऊपर आप लोग ऊपर आसानी से आ सकते हैं, मतलब आपकी गिग है ना, आपने कुछ 4-5 रिव्यूज लगाए तो आपकी गिग ऑटोमेटिकली उठा के ना जो ऊपर वो ले आएगा, ठीक है ना, पहले पेज के ऊपर ही। लेकिन अपवर्क के ऊपर ना इस तरह का सिस्टम नहीं है। तो इसमें 4-5 रिव्यूज से इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो आपने देखना होता है कि जो आपके हमारे पास जो कॉम्पिटिटर्स है ना, उनके रिव्यूज कितने हैं, ठीक है ना। उनके रिव्यूज कितने हैं, अगर आपके जो रिव्यूज हैं ना उनके आसपास आ रहे हैं तभी काम बनेगा, या फिर लगाएं। इसमें 5-7 रिव्यूज से इतना नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरा एक दोस्त है, उसने लगवाए हैं, ठीक है ना, उसने कोई 15-20 लगाए हैं। तो उसके बावजूद उसकी प्रोफाइल नहीं ऊपर आई। अगर यही 15-20 वो फाइवर के ऊपर लगाता तो ऑटोमेटिकली फाइवर की ऊपर आ जानी थी। तो अगर तो आपके पास बजट अच्छा है तो आप अपवर्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना। तो उसके अलावा अगर आप पास ये आप कर सकते हैं कि आप जिस तरह फाइवर के ऊपर आप फेसबुक के ऊपर आपको क्लाइंट आता है, या फिर आप लोगों के पास लिंक्डइन से आपके पास क्लाइंट आता है, तो उसको कोशिश ये करें कि उनको ना अपवर्क के ऊपर लेके आए आप। तो आईडी वेरीफाइड कैसे होगी, आईडी वेरीफाइड, अच्छा। आईडी जो वेरिफिकेशन होती है ना, अब आईडी वेरिफिकेशन का किस तरह पता चलता है, ठीक है ना। अब आप प्रोफाइल खोलेंगे अपनी, तो यहाँ ब्लू टिक लगा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ब्लू टिक होगा तब आपकी प्रोफाइल वेरीफाई होगी, ठीक है। तो अभी ये किस तरह होता है, ये स्टार्ट में ऐसे नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आपका एक ऑर्डर हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों को अपवर्क ना एक मेल भेजेगा कि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है हमें, ठीक है ना। तो उसके लिए वो आपको बता देगा कि हमारे पास गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड हो, या फिर जो भी मेरा आईडी कार्ड के ऊपर हुआ था, तो अभी भी शायद आईडी कार्ड के ऊपर ही होगा। तो आप लोगों को टाइम दे देंगे कि एक हफ्ते का आपके पास टाइम है, आप कभी भी मीटिंग जनरेट कर लें। और वो एक वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होगा, तो छोटा सा, उसमें जस्ट वो कुछ नहीं इस तरह का नहीं, रॉकेट साइंस नहीं पूछते। वो जस्ट ये पूछते हैं कि आपका जो लास्ट क्लाइंट है, जो एक क्लाइंट है, उसका नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, या फिर आपने उसका क्या काम किया था, कितने डॉलर में किया था, जस्ट इस तरह के कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें आपको अपनी वीडियो कॉल पे ऊपर आपने अपनी आइडेंटिटी दिखानी होती है। वो कहेंगे कि वीडियो कैम ऑन कर लो और अपना आईडी कार्ड हाथ में पकड़ के दिखा दो, बस इस तरह का करेंगे और आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी। और ये कब होगी, आपको जब एक आधा ऑर्डर हो जाएगा उसके बाद होगा। अगर जिसका ऑर्डर नहीं होता ना, तो उसका यहाँ पे ब्लूटूथ नहीं होता, क्योंकि उनको ऑप्शन नहीं देता कि आपकी आईडी वेरीफाई करनी है कि नहीं करनी है। हाँ जी फरहान, आई थिंक सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए। और अलहमदिल्ला बहुत अच्छा सेशन हो गया। बेसिक टू एडवांस लेवल तक काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने कवर करनी है क्वेश्चंस। तो बाकी मेंबर्स के लिए ये है कि आपको मजीद भी कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और आ गए, वो काइंडली इनका रिप्लाई देकर फिर हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। अच्छा, वो लिखा है प्रोफाइल का नेम चेंज हो सकता है कि नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से ये प्रोफाइल का ये नेम पूछ रहे हैं कि ये जो आपके पास ये स्टार्ट में लिखा होता है ना, जिस तरह मेरा फलाना ब्लॉक लिखा आ रहा है, तो अब ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इसमें जो आप कोशिश करें कि जो आपका आईडी कार्ड का नेम है ना, वही लिखें, क्योंकि आपकी आईडी वेरिफिकेशन होनी है। ये फाइवर की तरह नहीं है कि आप कुछ कोई भी नाम दे दें, प्रिंस लिख दें या इस तरह का कुछ भी लिख दें, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड वाला नेम लिखना है, और आपकी आईडी वेरिफिकेशन होगी तो आपका नेम सेम होना चाहिए, बेशक वो आप आईडी कार्ड से कर दें या अपने पासपोर्ट से कर दें, तो वो आप कर दें, ठीक है। और अब ये पूछ रहे हैं कि प्रपोजल का बता दें किनको भेज सकते हैं किनको नहीं भेज सकते। ये मैंने शायद आई थिंक बता दिया है कि आप लोगों ने कुछ 4-5 चीज़ें होती हैं देखनी होती हैं, कि क्लाइंट का फीडबैक देख, क्लाइंट का जो आपके रिव्यूज देखने होते हैं, क्लाइंट का हाई रेट देखना होता है, और देखना होता है कि क्लाइंट जेन्युइन भी है कि फेक ही है। अगर कुछ ऐसे होते हैं कि उन्होंने हर ऑर्डर 5-5 डॉलर का लगाए होते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर भी आप प्रपोजल भेजने से गुरेज करें। और अगर कोई चीज़ स्पेंड जी, स्पेंड कितना चाहिए ज्यादा से ज्यादा? क्लाइंट कितना हो? ये अब ये डिपेंड करता होता है कि जो क्लाइंट ने ना जॉब का बजट रखा हुआ है कि कितना रखा हुआ है, ठीक है ना। जॉब का जो टाइटल हो और जो जॉब की बजट हो ना, ये दोनों मैच करने चाहिए। अब मोस्टली लोग जो फेक रिव्यूज लगाते हैं ना, वो जस्ट ये कर देते हैं कि जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं हूँ जी वेब डेवलपर की, मैंने बनाई हुई है, तो मैंने टाइटल जो जॉब का रखा हुआ है ना, वो मैंने लिखा हुआ है कि आई नीड अ वेबसाइट, और नीचे जो उसका बजट है ना वो $5 है, ठीक है ना। तो अब जाहिर बात है कि यार $5 के अंदर कौन सी वेबसाइट बनती है, तो ये चीज़ भी मैच करनी चाहिए। इससे पता चल जाता है कि आपका फेक है कि नहीं। आपका जो टाइटल होता है ना जॉब का, वो आपके बजट के साथ मैच करना चाहिए।
और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये है कि ग्राफिक डिज़ाइन के साथ डाटा एंट्री पर, ये अगेन उसी तरह की क्वेश्चन है कि आप बना सकते हैं, 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना लें, एक ग्राफिक डिज़ाइन की बना लें और एक डाटा एंट्री की बना लें और उसके साथ आप अप्लाई कर दें। यूट्यूब चैनल नेम ये सुफियान भाई बता देंगे आपको। अच्छा ये है कि डिफरेंट पोस्ट बनानी। अब इसमें जो है ना कि अब डाटा एंट्री की है ना, तो आपने जस्ट जो अपना टाइटल हो ना वो डाटा एंट्री का लिख दें, ठीक है ना, डाटा एंट्री का टाइटल लिख दें, या फिर अगेन वही अगर आपको कोई नई चीज़ समझ आ रही ना तो आप जाएं यहाँ पे, ठीक है, टैलेंट में सर्च करें और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाटा एंट्री, ठीक है, डाटा एंट्री लिख के सर्च कर देते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है, अब इसकी प्रोफाइल देख लें। अब इसने क्या लिखा हुआ है, इसने 2-3 चीज़ें मिक्स करके, जिस तरह इनका क्वेश्चन है वो इसके अंदर क्लियर हो जाएगा कि वेब रिसर्च एक्सेल स्पेशलिस्ट, ठीक है ना। आपने जो टाइटल लिखना है ना इसके अंदर जो जो आपकी स्किल्स है ना, तो जिस तरह ये एक्सेल लिखा हुआ है एक्सेल आ जाएगा, इसमें हर चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ करके आप लिखते हैं तो। अच्छा बैंक अकाउंट का दोबारा मैं बता देता हूँ कि मीज़ान बैंक में ना आजकल एक आ रहा है कि फ्रीलांसर अकाउंट चल रहा है ना, ठीक है ना। उसके लिए जस्ट आपको अपवर्क की या फाइवर की अर्निंग चाहिए होती है और एक ना उसकी शीट चाहिए होती है, वो सीएसवी शीट होती है, वो मैंने आपको बता दिया था कहाँ कहाँ से डाउनलोड होगी, तो वहाँ से सिर्फ जस्ट वो प्रिंट कर लें और मेरे ख्याल से शायद 4 आईडी कार्ड की कॉपीज़ हैं, जस्ट वो जाएँ और उन्हें कहें कि फ्रीलांसर अकाउंट खोलना है तो वो हफ्ते के अंदर अंदर आपका खोल देंगे। वो आप अकाउंट लगा के इधर उसको नेक्स्ट बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप फेक रिव्यूज भी देना चाहें किसी को वो भी दे सकते हैं, तो वो कार्ड अपवर्क के ऊपर लग जाता है इजीली। और किसी का भी क्वेश्चन हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। सेशन जो है ना मोर देन एक्सपेक्टेशंस हो गया, काफी सारी चीजें जो है ना, बहुत सारी चीजें नई सीखने के लिए मिली।